हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड की, जो कि बीए प्रोग्राम और ऑनर्स का सब्जेक्ट रहने वाला है और सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट रहने वाला है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बस आपको करना है क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ताकि कोई भी डाउट आपका इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ना रहे। और जो जो बातें मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हो ना सब्जेक्ट के लिए, तो आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। एग्जाम आपका एक नंबर का जाना होता है। ठीक है, आगे बात करें। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक वन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करें भाई क्वेश्चंस की, तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको अंतर बताने होते हैं। ऐसा आपको 3 टॉपिक मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना होगा। 3 दे रखे हैं ना, 2 एग्जाम में करने होते हैं, आपके ऊपर चॉइस होती है। जैसे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अपने पास, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है, तो हम देख लेते हैं। देखो, अगर मैं क्योटो प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, तो 1997 में इसको स्टार्ट करा गया था। और वहीं मैं बात करूं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो ये 1987 में लाया गया। तो मैं कहूं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है पहले आया है, ये बाद में आया है। ठीक है, अब आगे देखो मुख्य उद्देश्य क्या है, दोनों के पर्पसेस अलग अलग है। अगर बात करूं क्योटो प्रोटोकॉल की, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है ना, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी, जैसे कि CO2, CH4 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो ग्रीन हाउस गैस है, इनका उत्सर्जन कम करना है, इनका प्रोडक्शन कम करना है। क्यों भाई? क्योंकि इनसे क्या होता है, हमें जलवायु परिवर्तन होता है ना, हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, मतलब कि हमें ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमको देखने को मिलती है। तो ये समस्या ना हो, जब भी जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था 1997 में। आगे चले, पृथ्वी का बढ़ता तापमान को नियंत्रित करना, ये मेन क्या है, लक्ष्य है इस क्योटो प्रोटोकॉल का। जो तापमान हमारा बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है हमारा तापमान, है ना, तो ये समस्या है एक। तो इसको कम करना बेसिकली क्या है, गोल है क्योटो प्रोटोकॉल का। आगे चले, कानूनी दायित्व की बात करूं, मतलब भाई अगर लीगली क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जितने विकसित देश है ना, उन पर क्या है, जो ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं, उनको घटाने के लिए हमें क्या करना है, उनको फोर्स करना है, बाध्य बनाना है उनको, ये ध्यान रखना है। ये कानूनी दायित्व है। जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ और जिन जिन्होंने ये साइन करा ना, तो उन पर क्या हुआ, एक बैरियर लग गया। आप कह सकते हो कि उनको क्या करना है, जितनी भी CO2, CH4, NO2 जैसे N2O जैसी जो गैसेज है, इनका क्या करना है, हमें उत्सर्जन कम करना है। समझ आ रहा है आपको? और रिजल्ट क्या मिलेगा भाई इसका, जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये ध्यान रखना, ये जो हम आपको बातें बता रहा हूँ, इसका परिणाम ये होगा कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हमको देखने को मिल रही है, उससे निपट सकते हैं हम, है ना, वो समस्या को खत्म कर सकते हैं। एक कदम है ऐसा ये। अब आ जाओ इसकी तरफ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरफ। अब जो ये ओजोन परत होती है, आपको पता है, जो सनलाइट को फिल्टर करके हम तक पहुंचाती है ना। तो अगर ओजोन परत नष्ट होगी तो हमको दिक्कत होगी, हमको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तो वही चीज है, तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को समाप्त करना जो है मेन उद्देश्य है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ठीक है, तो अब यहाँ पर समस्या क्या आ रही है भाई, ओजोन परत का ना क्षरण हो रहा है, मतलब ओजोन परत डिप्लीट हो रही है, नष्ट होते जा रही है, धीरे धीरे उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे पदार्थों को समाप्त करना है ना, ये मेन समस्या है जब ये लाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे चलो भाई, ये CFC हो गया, हेलोन्स हो गया, और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ जो है, ये क्या है, ऐसे पदार्थ हैं जिससे जो है अपनी ओजोन परत खराब हो गया है ना। CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके AC फ्रिज से निकलती है। एंड ऐसे जो हेलेंस है ना, 2 मिनट को। अब जो ये हेलेंस है, इसमें आपको भाई किससे मिलके बनती है, ये कार्बन से मिलके बनती है। और अपना आप कह सकते हो ब्रोमीन हो गया, और आपका फ्लोरीन हो गया। ठीक है, ये 3 ऐसे एलिमेंट है जिस जो हमारे हेलेंस में पाए जाते हैं। और आप बोलोगे हेलेंस का यूज कहां पर होता है, आपने देखा होगा आपके स्कूल्स वगैरह के अंदर वो लाल कलर का सिलेंडर लगा रहता है, जो कि आग बुझाने के लिए यूज होता है। तो उसके अंदर जो भी चीज होती है ना, तो उसके अंदर हेलेंस का ही यूज होता है, ध्यान आपको रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना, तो ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। और एक और तो कह सकते हो इसके अंदर क्या होता है, अग्निशामक रसायन होते हैं। तो ये बेसिकली हेलेंस होते हैं, जो कि अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमारी जो ओजोन परत होती है उसको नुकसान पहुंचता है। समझ आया आपको? आगे चलो भाई, तो ओजोन परत की रक्षा करना और ओजोन परत जैसी थी उसको वापस लेके आना, उसकी पुनर्स्थापना करना बेसिकली क्या है, इसका प्रमुख लक्ष्य है, मेन गोल है किसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। आगे देखो, सभी सदस्य देशों द्वारा जो है ओजोन क्षयकारी पदार्थों का चरणबद्ध उन्मूलन करना है। तो भाई यहाँ पर जो है, जो कानूनी दायित्व लिया गया कि जितने भी सदस्य देश हैं किसके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के, जिन्होंने सिग्नेचर करे इस संधि पर,
तो क्या करना है भाई, जितने भी ओजोन क्षयकारी पदार्थ जिससे ओजोन को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे पदार्थ को क्या करना है, खत्म करना है, उन्मूलन करना है, कम से कम यूज करना है उन देशों को, ये बाध्यता है उन पर, है ना। और परिणाम क्या निकल कर आएगा, ओजोन परत की सुरक्षा होगी, है ना भाई। और एक अत्यंत सफल अंतरराष्ट्रीय समझौता ये है, आप कह सकते हो, जो ये एग्रीमेंट हुआ है सबसे सक्सेसफुल रहेगा अगर सब लोग उसको प्रॉपर फॉलो कर लेते हैं तो, है ना। ये ध्यान रखना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्टे प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, है ना, ट्रू फॉल्स भी आते हैं। तो यार ये मत सोचो ना ये इसमें पूछ लिया भाई, यहाँ से कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ट्रू फॉल्स में, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो हर एक चीज को ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। आगे चलो, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आक्रामक प्रजाति और स्थानिक प्रजाति, है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आक्रामक प्रजातियों की बात करूं, फिर मैं बात करूंगा स्थानिक प्रजातियों की। आक्रामक प्रजातियां क्या होती हैं भाई, ध्यान से सुनना आप। ऐसी भारी प्रजातियां जो किसी नए क्षेत्र में फैलकर स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है। तो ये ए प्रजाति थी जो ये कहीं और से आई थी, वो चले गई भाई बी जगह पर, है ना। अब बी जगह पर जो यहाँ पर क्या थी, अपनी प्रजाति पहले से रह रही थी, है ना। ये जो यहाँ से ए जो यहाँ से बी में गई है ना, ये क्या कर रही है भाई, यहाँ पर इस जो यहाँ पर पहले से प्रजाति रह रही थी उसको नुकसान पहुंचा रही है, उसको नष्ट करने का काम कर रही है। तो ये जो ए प्रजाति हो गई, है ना, ये क्या कर रही है, ये बीज आप जगह मान लो, तो यहाँ पर जितनी प्रजातियां थी वो क्या हो गई, वो नष्ट हो रही है। तो ये आक्रामक प्रजातियों में कंसीडर करी जाएगी ये। तो यहाँ पर ये लिखा है, ऐसी भारी प्रजातियां जो किसी नए क्षेत्र में फैलकर जो स्थानीय जैव विविधता है ना उसको नुकसान पहुंचा रही है, उसको क्या बोलते हैं, आक्रामक प्रजातियां बोलते हैं। जैव विविधता मतलब यहाँ पर जो डिफरेंट लाइफ पाई जाती है, समझ रहे हो आप। और ऐसे ही स्थानिक प्रजाति एक बार आप समझ लो, यहाँ पर ऐसी प्रजाति जो केवल किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाए, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिले और कहीं देखने को ना मिले, उसको हम बोलते हैं स्थानिक प्रजाति। समझ आया आपको। अब आक्रामक प्रजातियों की बात कर ले तो देखो, आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा, मतलब दोनों का मतलब क्या होता है। अब उत्पत्ति की बात करूं ना मैं, आक्रामक प्रजातियों की, ये दूसरे क्षेत्रों या दूसरे देशों से लाई जाती है ना। तो दूसरे क्षेत्रों से बिलोंग करती है, जब तो कहीं दूसरी जगह पे जाके वहां पे नष्ट करती है उनको, जब इनको आक्रामक प्रजातियां बोला जाता है। इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है भाई हमको, जितने भी स्थानीय प्रजातियां हैं जो उस जगह पे रह रही हैं, वहां का जो पारिस्थितिक तंत्र जो पहले से बनाया है। और पारिस्थितिक तंत्र कब बनता है, जब पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले जीव जो हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से क्या करते हैं भाई, क्रिया करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, है ना, रिलेशन बनाते हैं, तब एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है, अपने आप को ढाल लेते हैं। इसी पारिस्थितिक तंत्र को क्या होता है, बिगाड़ दिया जाता है, बाहर से प्रजातियां आ जाती हैं और संसाधनों को नुकसान पहुंचाती है। ये क्या प्रभाव होता है आक्रामक प्रजातियों को किसी पर्टिकुलर जगह पर जब आती हैं। तो प्रसार क्या है भाई, तेजी से फैलती हैं ये, ध्यान रखना है। जो आक्रामक प्रजाति है एक बार आ गई तो ये फिर और तेजी से जो दूसरी जगह पे फैलती है। क्यों, क्योंकि एक जगह पे आने के बाद ये रिप्रोडक्शन करते हैं, देन अपनी इनकी जनसंख्या बढ़ती है, ऐसे दूसरी जगह पे जाते हैं और जो पर्टिकुलर जगह पर जो पहले प्रजाति रहती थी, है ना, जीवों की, वो खत्म होते चले जाते हैं। जो नई प्रजाति आई थी फिर इनका ही हमें इनको यही हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। संरक्षण स्थिति की बात करूं मैं, तो नियंत्रण और प्रबंधन की आवश्यकता है भाई, है ना। संरक्षण स्थिति का मतलब है कि आक्रामक प्रजातियों को रोकना बहुत जरूरी है, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो जो आक्रामक प्रजातियों में आ जाता है, ये लेंटाना आ जाता है भाई, आप देख सकते हो इसकी इमेज, और ये जलकुंभी है, ठीक है। ये सब क्या है, ये जो है जो पहले से एग्जिस्ट वाली करती है प्रजातियां उनको नुकसान पहुंचाती है ना। और आगे चलो, अब इसकी बात कर लेते हैं स्थानिक प्रजातियों की। किसी विशेष क्षेत्र की मूल निवासी होती है, किसी और जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर्टिकुलर जगह पे ही देखने को मिलने वाली है। अगर बात करूं कि हमारे इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स है ना, पश्चिमी तट है, तो वहां पर अगर हमें कोई प्रजाति देखने को मिल रही है तो वहीं मिलेगी और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप किसी देश की बात कर लो, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये जो भाई स्थानिक प्रजातियां होती हैं, ये जैव विविधता की क्या होती है, विशिष्टता होती है और पहचान को बनाए रखती है कि हाँ ये फलाना ढिमकाना वाली जो प्रजाति है ना, ये हमको उस देश में देखने को मिलती है, उस देश में इस जगह पर देखने को मिलती है। तो ये क्या उस देश की पहचान बनाती है, उस जगह की पहचान बनाती है। और बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को क्या देती है, एक पहचान देती है कि हाँ भाई यहाँ पर तो सारी जैव विविधता हमको देखने को मिलती है और यहाँ पर ऐसी ऐसी प्रजातियां पाई जाती है, तो पहचान मिलती है हमें, ठीक है, ध्यान रखना। और सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, ये नहीं आपको हर जगह देखने को मिलेगी कि पर्टिकुलर जगह तक ही सीमित रहती है, बल्कि आक्रामक प्रजातियां फैल जाती है, प्रसार कर जाती हैं, नई नई जगह पर जाती हैं। और इनको बचाने की बहुत जरूरत है, संरक्षण की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे ये भी नष्ट होते जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ आक्रामक प्रजाति, ध्यान रखना है। अब ये जो नीलगिरी तह है ना, ये सीपूछ मकाक है,
ये सब क्या है भाई, ये स्थानिक प्रजातियां, आपको और कहीं देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चिपको आंदोलन और मौन घाटी आंदोलन की। बड़ा ध्यान से सुनना भाई, इंपॉर्टेंट है सब। अगर मैं चिपको आंदोलन की बात करता हूं तो ये उत्तराखंड से बिलोंग करता है। पहले आपको पता होगा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करते थे, तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश था जब ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकल चुका है, तो जिस जगह पर हुआ था वो आज उत्तराखंड में बिलोंग करता है। और वही बात करूं वही मौन घाटी आंदोलन की, तो ये केरल में हमें देखने को मिला था। क्यों हुआ था, कब हुआ था, इसी की बात हम कर रहे हैं। चिपको आंदोलन जो है ये 1973 में हुआ था, है ना। पहले इसकी की बात हम कर लेते हैं। देखो ये 1973 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें चिपको आंदोलन में क्या था, बेसिकली क्या करा जा रहा था, इसमें वनों की कटाई को रोकना था कि अब वनों की कटाई ना हो। और प्रमुख मुद्दा क्या था भाई, कि पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई है ना, इसे रोकना है भाई, क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी। तो ये मुद्दा था इनका चिपको आंदोलन का, इसी को रोकना है। तो लोगों ने भाई आंदोलन को करा कैसे, ध्यान से सुनना आप भाई। भैया ना आंदोलन की विधि क्या थी, तो लोगों द्वारा जो है पेड़ों से चिपक कर खड़ा होना। मतलब लोग जो है पेड़ों को कटवाना नहीं चाहते, हो क्या हो गए भाई, आप पेड़ों से जगह से चिपक गए, है ना। तो लोगों द्वारा पेड़ों से चिपक कर जो है कटाई का विरोध करा गया, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रमुख नेता की बात करो, लीडर की बात करो, जो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे वो थे भाई सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंडी प्रसाद भट्ट। ये नाम याद रखना है भाई, एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन द ब्लैंक्स के लिए। आगे सुनो, भागीदारी की बात कर लूं तो ग्रामीण और महिलाओं की यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव तरीके से भागीदारी रही है, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब महिलाओं ने और जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने बहुत भागीदारी यहाँ पर करी है, पार्टिसिपेशन करा है इस आंदोलन के अंदर। और परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ इस आंदोलन का, वन संरक्षण यानी वनों को बचाने को लेकर ना लोगों के मन में जागरूकता बढ़ी, अवेयरनेस बढ़ी कि हाँ वन को बचाना क्यों जरूरी है, समझ रहे हो आप। और वन कटाई पर नियंत्रण के प्रयास हुए कि भाई जो वन कटाई हो रही है ना उसको रोकना, नियंत्रण करना है उसको, तो उसके प्रयास भी होना स्टार्ट हो गए हैं। और मुख्य फोकस क्या था भाई इस आंदोलन का, कि भाई वनों को बचाना है। और वन को बचाना मतलब कि पेड़ों को बचाना है। आगे चलो, ये केरल में हुआ था। और प्रारंभ कब हुआ था भाई, ये 1970 के दशक के उत्तरार्ध में, मतलब कि 1970 के बाद हुआ था और 1980 से पहले, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में इनके बीच में ही ये हुआ था। अब मुख्य उद्देश्य क्या है भाई मौन घाटी आंदोलन का, ध्यान रखना है। जल विद्युत परियोजना से जो वर्षा वन है और जो जैव विविधता है उसकी रक्षा करना है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो बांध परियोजना आई थी ना, जिससे बिजली बनानी थी, इससे क्या हो रहा था भाई, जो वर्षा वन है, समझ रहे हो, और जो जैव विविधता वहां पर पाई जाती है जहां पर ये लेकर आए थे, उसको मौन घाटी बोल रहे हैं। इस जगह पर ये बांध बनाया जा रहा था जहां पर जल विद्युत परियोजना लाई गई थी। तो इससे क्या हो रहा था भाई, नुकसान पहुंच रहा था जैव विविधता को और वर्षा वन को। तो इसी को रोकना था, इसी की रक्षा करना क्या बेसिकली उद्देश्य था इस मौन घाटी आंदोलन का, है ना भाई। तो प्रमुख मुद्दा क्या था बता चुका हूँ, मौन घाटी में भाई बांध परियोजना लेके आए थे, बता दिया किसने लेके आए थे। और आंदोलन किस प्रकार से करा गया भाई, इन्होंने करा कैसे, जन जागरण करा, मतलब लोग इकट्ठा हुए बहुत सारे, है ना, विरोध प्रदर्शन करे लोगों ने, और पर्यावरणीय अभियान चलाया। इसमें क्या होता है, पर्यावरण के लिए नारे लगाए जाते हैं, पर्यावरण क्यों जरूरी है ये सब एक्सप्लेन कर आपको जाता है। आगे चलो भाई, प्रमुख नेता की बात कर लूं तो एम.के. प्रसाद थे, और बहुत सारे पर्यावरणविद भी यहाँ पर थे। और आगे सुनो भाई, इसमें भागीदारी की बात करूं ना, कि कौन कौन भागीदार इसमें था, बहुत सारे वैज्ञानिक शामिल थे, है ना, पर्यावरणविद शामिल थे, और स्थानीय लोग जो पर्टिकुलर इस घाटी से रिलेट में ही है ना, उन्होंने भी क्या करा यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिखाया था। और परिणाम की बात करूं, मतलब क्या रिजल्ट हमको देखने को मिला मौन घाटी आंदोलन से, ध्यान सुनना। जो बांध परियोजना है ना वो रद्द हो गई भाई, देख लो लोगों की यूनिटी में बहुत पावर होती है, ध्यान आपको रखना है। और मौन घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, ठीक है, ध्यान रखना आपको रखना है। जो मौन घाटी है उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, समझ रहे हो आप। और मुख्य फोकस क्या था भाई इस आंदोलन का, कि जो जैव विविधता है ना, मतलब जो बायोडायवर्सिटी पर्टिकुलर जगह पर देखने को मिलती है उसको, और जो पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर बना हुआ है मौन घाटी के पास, है ना, उसको हमें क्या करना है, बचाना है। आपको समझ आया होगा आई होप। आगे बात करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है, या कह लो जी आप संक्षिप्त नोट्स लिखने हैं। और क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे ध्यान रखना। तो पहले जो क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण कानून, आपको इसके ऊपर लिखना है कि भाई भारत के अंदर पर्यावरण को लेकर कैसे कैसे कानून बनाए गए हैं, है ना, क्यों बनाए गए आपको बताना है इसके अंदर। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है, किसी भी विकासात्मक परियोजना से प्रभावित लोगों का पुनर्वास
और पुनर्स्थापना। ठीक है, समझ आ गया। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन है भूमंडलीय उष्मीकरण से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प। ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 आते हैं, आपको 2 करने होते हैं, मैं यहाँ पे तीनों बता रहा हूँ आपको, तो एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, आगे चलो। भारत में पर्यावरण कानून। भारत में पर्यावरण कानून का मतलब है कि भारत में एनवायरमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, सीधा मतलब है। कदम उठाने का मतलब है कि भाई क्या क्या कानून बनाए गए हैं, उसी की बात हमको यहाँ पर करनी है, ध्यान सुनना। तो भारत में ना पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जिनका मेन पर्पस क्या था भाई, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है जो पर्यावरण में हमें देखने को मिलते हैं, है ना, जितने भी वन्य जीव जो वनों में रहते हैं, जितने भी वन है, जल हो गया, वायु हो गया, और जो मानव स्वास्थ्य है ना उसकी रक्षा करना बेसिकली क्या है, इन मानव जो पर्यावरण कानून है इनका उद्देश्य जो बनाए गए हैं इंडिया के अंदर। अब आगे सुनो, बताऊंगा कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, उससे पहले और बेसिक चीज हम बात कर लेते हैं जो आपको लिखना है एग्जाम में, बहुत जरूरी है कि भारतीय जो हमारा संविधान है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका अनुच्छेद 48 का इसमें बोला गया है कि जो राज्य का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करे। रक्षा कैसे करेगा, कोई लॉ बना के करेगा। ठीक है, और वही अनुच्छेद 51 का उसका भी भाई जी जो पार्ट है उसमें बोला गया है जो प्रत्येक नागरिक है उसको क्या पर्यावरण संरक्षण का, पर्यावरण संरक्षण करना है, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ रहे हो आप। आगे चलो भाई, भारत में जो है ना भाई पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे प्रमुख कानून लाए गए हैं, जैसे कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ध्यान आपको रखना है, और ये 1974 में लाया गया। और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, ये लाया गया कोई मेन कानून है, ये ध्यान रखना है। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कानून है ना वो 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है, ध्यान आपको रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसे जो है भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू किया गया था। आपको पता है भोपाल के अंदर जो है गैस त्रासदी हमको देखने को मिली थी, जिससे बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये दोबारा ऐसी चीज ना हो, तो इसलिए क्या है, ये अपना जो कानून लाया गया था पर्यावरण शिक्षण अधिनियम, आपको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी तो यही आता है अगर 1 मार्कर में आ रहा है तो। आगे देखो, और इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए, मतलब भाई कानून बनाने से काम नहीं चलता, कानून को अप्लाई करना जरूरी है, तो इसको अप्लाई करवाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी जो है, और जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है यानी कि एसपीसीबीएस जो है, इनकी स्थापना की गई, मतलब इनको कार्य में लेके आया गया। और ये जो संस्थाएं मैंने आपको ऊपर बताई ना, ये प्रदूषण की निगरानी करती है कि भाई कहीं प्रदूषण हो तो नहीं रहा है, और तथा पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करती है, मतलब कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो मानक तय किए गए हैं, मानदंड तय किए गए हैं, कोई उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, तो इसको सुनिश्चित कौन करता है, यही संस्थाएं करती है, ध्यान रखना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। एंड पर्यावरण जो है ना, जितने भी कानून बने पर्यावरण को लेकर, उनका मेन पर्पस यही है कि जो प्रदूषण है ना उसको नियंत्रित करना, क्योंकि प्रदूषण हो रहा है तभी तो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो इन प्रदूषण को नियंत्रित करना है, जो जितनी बायोडायवर्सिटी है उसको बचाना है, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना है। सतत उपयोग का मतलब होता है कि सस्टेनेबली डेवलपमेंट करना है, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्स बचे रहे और हमारी जो नीड है प्रेजेंट की वो भी फुलफिल होती रहे, और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी एक अच्छा स्वस्थ पर्यावरण रहे। ये जो है बेसिकली इनका जितने भी कानून बनाए गए हैं पर्यावरण से रिलेटेड मेन पर्पज होता है। आगे चलो, देखो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी भी विकासात्मक परियोजना से प्रभावित लोगों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन। विकासात्मक परियोजना का मतलब क्या होता है, देखो विकासात्मक परियोजना का मतलब सिंपल सा है, जो विकास के लिए लाई गई हो, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह का विकास करना है अपने को, तो परियोजना ला दी जाती है, लेकिन उस परियोजना से ना उस पर्टिकुलर जगह का विकास तो होगा, लेकिन उस जगह पे जो लोग रह रहे हैं ना उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अगर बात करो भाई कौन कौन सी विकासात्मक परियोजना लाई जाती है जो विकास के पर्पज से लाई जाती है, जिसमें हमें बांध बनाना हो गया, है ना, राजमार्ग बनाना हो गया, मतलब हाईवेज जो होते हैं, और खनन करना हो गया, भाई मिनरल्स निकालने हैं तो खनन करना पड़ता है, कोई औद्योगिक क्षेत्र बनाना है वहां पर इंडस्ट्रीज लगानी है, रेलवे लाइन बिछानी पड़ रही है, और कोई इलेक्ट्रिसिटी परियोजना लेके आई जा रही है, मतलब विद्युत परियोजनाएं जो लेके आई गई हैं, ये सब जो है
विकासात्मक परियोजनाएं में कंसीडर करी जाती हैं। समझ रहे हो? तो इससे लेके ना बहुत दिक्कत भी आती है, इससे बहुत दिक्कत आती है, जो आसपास के लोग बहुत प्रभावित होते हैं। तो जो परियोजना है ये देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, ये आपको पता है, क्योंकि ये नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, है ना? तो जब ऐसा होता है ना तो यहाँ के लोग प्रभावित होते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करे और उनको सारी जीविका दे, है ना? मतलब रोजगार दे, रहने के लिए जगह दे, सब कुछ करना बहुत जरूरी है और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, अगर हमें देश का विकास करना है तो। लेकिन इन परियोजनाओं के कारण क्या हो रहा है ना, जो अनेक लोग हैं उनको अपनी भूमि यानी अपना लैंड और घर हो गया, अपनी आजीविका मतलब जिससे वो कमा खा रहे थे, और जो सामाजिक संबंध जो आसपास के लोगों से बिल्ड हुए हैं, उन सबको क्या है छोड़ के जाना पड़ता है, मतलब वंचित होना पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो प्रभावित लोग हैं ना उनको नई जगह पर बसाने का काम किया जाता है, और इनके उनका जो जीवन स्तर है उनको वापस फिर से स्थापित करा जाता है, पुनः स्थापित करा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्वास कहते हैं और पुनर्स्थापन कहते हैं। जहां पर किस जगह में काम चल रहा है तो वहां से उनको नई जगह पर बसाने का जो काम करा जाता है और उनकी जिंदगी को उसी के अनुसार ढाला जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, पुनर्वास, यानी फिर से आवास करो, है ना? और फिर से स्थापना करो वहां पर। तो ये बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलें। और पुनर्स्थापन का अर्थ है कि भाई प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान मतलब जो सेफ जगह है वहां पर बसाना है, और उन्हें आवास और भूमि मतलब आवास मतलब क्या, उन्हें घर और उनको जमीन उपलब्ध करानी है, इसको बोलते हैं पुनर्स्थापना। वही जो पुनर्वास का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि केवल रहने की व्यवस्था नहीं होती है, पुनर्वास मतलब फिर से रहने की व्यवस्था बनाना। और फिर से रहने के लिए क्या चाहिए होता है भाई, ध्यान रखना, एक आजीविका चाहिए होती है, शिक्षा भी चाहिए होती है, हेल्थ भी चाहिए होती है, पेयजल, सड़क, और भाई और जो भी इंपॉर्टेंट सुविधाएं वो चाहिए होती है। तो पुनर्स्थापन भाई दूसरी जगह पे डाल दिया, है ना, उनको भूमि वगैरह दे दी। पुनर्वास का मतलब वहां पर उनको फिर से रहने लायक चीजें उपलब्ध कराना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। विकासात्मक परियोजनाएं जितनी भी होती है ना, ये सबसे जो अधिक प्रभाव डालती है ना, ये क्या है भाई, आदिवासी समुदायों पर डालती है, जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, किसान हो गए, मछुआरे हो गए, जो ग्रामीण आबादी है, इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और अगर सही तरीके से पुनर्वास ना किया जाए ना तो लोगों को बहुत सारी आर्थिक कठिनाई आती है, जो कि एक्चुअल में आती है, क्योंकि हमारी सरकार जिम्मेदारी लेती तो है लेकिन प्रॉपर तरीके से करती नहीं है, ये नहीं उनको प्रॉपर तरीके से मुआवजा देती है, ये ध्यान रखना है। तो भाई बेरोजगारी, सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। सामाजिक असुरक्षा कब जन्म लेती है, सामाजिक असुरक्षा कब जन्म लेती है, कोई ए इंसान था, है ना, वो सी जगह पे चले गया, ए इंसान जो है वो सी जगह पे चले गए, यहाँ पे जो है अलग कल्चर के लोग रहते हैं, है ना, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो तीन चीज अलग है। तो यहाँ पर जो ये लोग गए हैं, यहाँ पर जो है ये ढंग से रह नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि इनका कल्चर अलग है यहाँ के लोगों से, तो यहाँ पर उनको एक तरह से सेफ फील नहीं होने वाला है, तो इसको बोलते हैं सामाजिक असुरक्षा। समझ रहे हो आप, ये ध्यान रखना है। और इसलिए जो है विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। विकास भी जरूरी है, सामाजिक न्याय भी जरूरी है, तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलें। भारत में जो प्रभावित लोग है ना, भारत में जितने प्रभावित लोग हैं भाई, इन सब अ, जो परियोजनाएं लाई जाती हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए ना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना, या पुनर्स्थापन आप कह सकते हो, ये अधिनियम लाया गया है, 2013 में लागू किया गया था। इसका बेसिकली पर्पस ये था, या कह लो इसके अंतर्गत ये था कि जब भी ऐसी कोई विकास वाली परियोजना लाई जाएगी और लोगों को वहां से हमें साइड करना होगा, साइड करने का मतलब दूसरी जगह पे शिफ्ट करना होगा, तो उनको हम उचित मुआवजा देंगे। ठीक है, और दूसरी जमीन देंगे, भूमि देंगे, और रोजगार के अवसर भी देंगे, और पुनर्वास की सुविधाएं मतलब जो रहने के लिए हमें सारी फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, ठीक है, वो इनको अब क्या कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। समझ आ गया आपको? अब बात करते हैं भाई अगले टॉपिक की, जो कि अपना है भूमंडलीय भूमंडलीय उष्मीकरण से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा विकल्प। पहले यहाँ पे एक टर्म है भूमंडलीय ऊष्माकरण या उष्मीकरण आप कह सकते हो, इसका मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं वैश्विक ताप वृद्धि। तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर एग्जाम में वैश्विक ताप वृद्धि दे दे। भूमंडलीय उष्मीकरण का मतलब ये है कि पूरे भूमंडलीय मतलब पूरे भूभाग में, है ना, पूरा जो वर्ल्ड है
वो किससे जूझ रहा है? ऊष्मीकरण से जूझ रहा है, मतलब एक तापमान बढ़ रहा है उससे जूझ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये ऐसा ना हो, तो हमें एक ऐसा ऊर्जा विकल्प चूज करना चाहिए जिससे जो है तापमान ना बढ़ता हो। क्योंकि जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं ना, एनर्जी को, ऊर्जा को यूज करते हैं, वो CO2 प्रोड्यूस करता है। और CO2 के प्रोडक्शन से क्या होता है भाई, है ना, CO2 प्रोडक्शन से क्या होता है, हीट बढ़ती है। हीट कैसे बढ़ती है आपको पता होना चाहिए। ये अपना अर्थ है ना, ये हमारा वायुमंडल है। दिन में तो गर्मी आ जाती है भाई, दिन में तो गर्मी आ जाती है सनलाइट से, लेकिन रात को वापस भी जाती है। लेकिन जो ये CO2 है ना, ये क्या करता है भाई, एक तरह से यहाँ पर भाई इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि रात को गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता। इस वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें ऐसे ऊर्जा विकल्प चूज करने हैं जिससे CO2 का प्रोडक्शन ना हो ज्यादा। समझ रहे हो आप? तो समझ आ गया होगा आपको बेसिक। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, जो भूमंडलीय ऊष्मीकरण है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, ये पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है, जो औसत तापमान है, उस पे हो रही निरंतर वृद्धि से है भाई। जिसका मेन पर्पस क्या है, जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन समझते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के उपयोग से हो रहा है। और इन सबका उपयोग करते हैं तो भाई CO2 जैसी गैस जो है निकलती है। समझ रहे हो? और CO2 क्या ग्रीन हाउस गैस है, तो ध्यान रखना है, तो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाता है। तो इस समस्या से निपटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्वच्छ ऊर्जा विकल्प को चुनना पड़ेगा। जैसे पवन ऊर्जा आपने सुनी होगी, है ना, वो स्वच्छ ऊर्जा में ही आती है। और आपको यही पता होगा, जैसे ये अपने जो जीवाश्म ईंधन वगैरह है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इनको हम बोलते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत भी बोलते हैं, पारंपरिक स्रोत। और जो ये स्वच्छ विकल्प वाला जो एक कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। आपको पता होगा पहले से। ठीक है, देखो, तो स्वच्छ ऊर्जा ऐसे ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब कि पर्यावरण हितैषी होते हैं, जो पर्यावरण के हक के साथ काम करते हैं, नुकसान पहुंचाए बिना। और कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन के प्रोडक्शन को घटाते हैं। समझ रहे हो आप? और इनमें भाई सौर ऊर्जा आ जाती है, पवन ऊर्जा आ जाती है, जल विद्युत ऊर्जा आ जाती है, बायोगैस आ जाती है, और भूतापीय ऊर्जा यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, सौर ऊर्जा तो सनलाइट से सनलाइट से यूज हो रही है। क्या, जैसे कि सोलर पैनल आप सुनते हो ना, तो वो सौर ऊर्जा का ही एग्जाम्पल है। पवन ऊर्जा, जो पवन चक्कियां होती हैं, वो जो पवन ऊर्जा है उसको, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर लेती है। जल विद्युत ऊर्जा जो कि पानी से बनाई जाती है, आपको पता है। बायोमास ऊर्जा जो कि कचरे वगैरह से बनाई जाती है। और भूतापीय ऊर्जा जो जमीन से जो हीट वगैरह निकलती है उससे बनाई जाती है। ठीक है, ये मेनली पर ये प्रमुख क्या है, स्वच्छ विकल्प है ऊर्जा की। सौर ऊर्जा जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, और इसे सबसे स्वच्छ और नवीकरणीय, नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको हम फिर से बना सकते हैं, है ना, ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। और पवन ऊर्जा जो है ना, ये पवन चक्कियों के माध्यम से बिजली उत्पन्न करती है। जो पवन ऊर्जा है, पवन चक्की आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो भाई आज जाना पवन चक्की सर्च करना, आप देख लेना। ठीक है, तो उससे वजह से क्या होता है, पवन ऊर्जा बनाई जाती है। जबकि जल विद्युत ऊर्जा जो है, ये बहते जल से बनाई जाती है। और आगे चलो भाई, इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग से क्या होगा ना, अगर इन ऊर्जा स्रोत का यूज करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होगा, सीधी सी बात है। और वायु प्रदूषण भी कम होगा। और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी, जैसे कोयला पेट्रोलियम में हम जितना निर्भर है, डिपेंडेंट है, वो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। ठीक है, और इसके साथ ही ये ऊर्जा स्रोत जो है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी क्या बढ़ावा देते हैं। क्योंकि जो हम यूज करेंगे ना, जो ऊर्जा के सोर्स, ये क्या है, नवीकरणीय, खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये बढ़ावा देंगे, और भविष्य की ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने से क्या करेंगे, सहायक होंगे। समझ रहे हो आप? क्योंकि हमारी ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म नहीं होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आगे चलें, ध्यान से सुनना भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, आपको उसके बारे में बताना है। सीधी सी बात में कहूं तो देखो, जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये टाइगर को बचाने के लिए लाया गया है। सीधी सी बात मैं कहूं आपसे, जो कि भारत सरकार लेके आई थी प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को। और एक वन्य जीव संरक्षण योजना है ये। क्या है, वन्य जीव ने वन के जीव को बचाने की योजना है। और वन में भी कौन सा जीव, टाइगर। इसका मेन पर्पस है कि देश में जो तेजी से घटती बाघों की संख्या है ना, उसको बचाना है, और उनके प्राकृतिक आवास को बचाना है। ठीक है, तो भाई देश में क्या हो रहा है, तेजी से भाई बाघों की संख्या घट रही है, टाइगर घट रहे हैं। तो ऐसा ना हो, है ना, तो उनको, उन जो बाघों के रहने की जगह है, प्राकृतिक आवास है,
उसको बचाना है, ठीक है, उसको बचाना है, ध्यान रखना है। और उस समय जो है ना शिकार हो गया, अवैध व्यापार हो गया। अवैध व्यापार किस चीज का? चमड़ों का, है ना, चमड़ों के लिए जानवरों का व्यापार कर दिया जाता था, आपको ध्यान रखना है। और वनों की कटाई, वनों की कटाई से क्योंकि लकड़ी बेची जाती थी, और वनों की कटाई तुम बेच रहे हो, इसका वनों की कटाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? जो वन्य जीव हैं उनके आवास को नष्ट कर रहे हो आप लोग। तो वन्य जीवों की कटाई के कारण जो है बाघ विलुप्त हो रहे थे, तो इस चीज को हमें रोकना है, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया है। और इस परियोजना के अंतर्गत जो है देश के विभिन्न भागों में ना टाइगर रिजर्व स्थापित करेगा, जो टाइगरों के लिए ही बने हैं, जहां बाघ जो है सुरक्षित वातावरण में रह सकते हैं, क्योंकि वो वातावरण उन्हीं को दिया गया है ना, वहां पर वही रहेंगे। और परियोजना के तहत जो है शिकार पर रोक लगाई गई, मतलब ये जो परियोजना लाई गई, जो प्रोजेक्ट लाया गया प्रोजेक्ट टाइगर, इसके तहत भी शिकार पर रोक लगा दी। वन क्षेत्रों का क्या कर दिया भाई? संरक्षण कर दिया कि भाई वनों में कोई शिकार वगैरह नहीं करेगा। वैज्ञानिक निगरानी और स्थानीय समुदाय की भागीदारी यहाँ पर तय की गई, जिससे क्या है यहाँ पर जो बाघों की संख्या है वो एक नॉर्मल में आ गई, ठीक है। और आगे देखो, आपने ये भी ध्यान आपने करा होगा कि जब हमारे देश में अभी भी जो टाइगरों की संख्या घट रही थी, जो मोदी जी जो हैं वो क्या लेके आए थे, बाहर से उन्होंने जो टाइगर लेके आए थे यहाँ पर, ताकि यहाँ पर उनकी संख्या वापस नॉर्मल हो सके, अगर आपको पता हो तो। आगे चले, प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन वर्तमान में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रखना, जो प्रोजेक्ट टाइगर है प्रेजेंट टाइम में इसका जो संचालन है ये करता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको हम एनटीसीए भी बोलते हैं। एनटीसी योजना के जो परिणाम स्वरूप भारत में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, मतलब जो पहले बहुत तेजी से घट रहे थे अब नहीं घट रहे, थोड़ी हमें नॉर्मल वृद्धि देखने को मिली है। और भारत आज विश्व के अधिकांश जंगली बाघों का निवास स्थान भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखो भाई, भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रमुख प्रजाति के रूप में बाघ के महत्व पर चर्चा करिए। देखो, वन्य जीव संरक्षण मतलब वन में रहने वाले जीवों का बचाव। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए जो भाई प्रमुख प्रजाति है ना हमारी बाघ, तो इसके महत्व पर चर्चा करना है कि भाई अगर हम इसको बचा रहे हैं इसका मतलब क्या है, हमारा वन्य जीव संरक्षण ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो आगे चले, बाघ जो है ना भारत का राष्ट्रीय पशु है और वन पारिस्थितिक तंत्र का सबसे शीर्ष शिकारी है ये। अगर आपने फूड चेन तो पढ़ी होगी, है ना, फूड चेन तो आपने पढ़ी है, तो फूड चेन में जो सबसे टॉप पर है, सबसे टॉप पर जो है वो कौन है भाई? वो अपना शीर्ष शिकारी तो है ही, मतलब ये अपना टाइगर ही तो है, ध्यान आपको रखना है। तो भाई इसको हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, तो शीर्ष शिकारी ये है। और इसे वन्य जीव संरक्षण की प्रमुख प्रजाति के रूप में देखा जाता है, ध्यान आपको रखना है। और बाघ का संरक्षण केवल एक प्रजाति की रक्षा नहीं है, बल्कि पूरे वन पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। वही मैंने आपको बोला कि भाई फूड चेन जो चलती है वो एक दूसरे पर डिपेंड होकर चलती है, आपको पता है, अगर एक को भी नुकसान होगा तो पूरे को नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर बाघ को कुछ हो गया तो जिसको बाघ खाता था ना उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, है ना, जो कि डिस्टर्ब करेगी पारिस्थितिक तंत्र को। तो आपको ध्यान रखना है, तो बाघ का जो संरक्षण है उसको बचाना बहुत जरूरी है। देखिए, और बाघ को बचाना केवल एक प्रजाति की रक्षा नहीं है, बल्कि पूरे हम वन पारिस्थितिक तंत्र को बचा रहे हैं। और वन पारिस्थितिक तंत्र मतलब जो वनों में जो जीव रहते हैं और अपने जो पर्यावरण से उन्होंने क्या करा है भाई, एक रिलेशन बिल्ड कर रखा है, तो उसको बनाए रखता है। और जो वहां पे जितने भी जीव रहते हैं उनको उनके बचाव से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो आप? आगे चलो, जो बाघ है ना, बाघ ये भोजन श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित होता है, बता चुका हूं, इसलिए शाकाहारी जीवों की संख्या को नियंत्रित भी रखता है। जो शाकाहारी जीव बैलेंस में रहे उस पर्टिकुलर जगह पर, उनकी संख्या ज्यादा ना बढ़े, जो कि डिस्टर्ब कर सकते हैं वन के अंदर पारिस्थितिक तंत्र को, तो उनकी संख्या को नियंत्रित भी करता है। और इससे जो वनस्पति है ना, और जंगल हो गए, उनमें भी क्या है भाई, एक संतुलन बना रहता है। यदि बाघों की संख्या घट जाती है तो पारिस्थितिक संतुलन पूरा है क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। आगे चलो, तो बाघों को बचाने के लिए बड़े और स्वस्थ वन क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, सीधी सी बात, अगर हमें बाघों को बचाना है तो। और ये पीछे हम पढ़ भी चुके हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। इसलिए जब बाघों के आवासों की रक्षा की जाती है तो उन क्षेत्रों में रहने वाले अनेक जो पशु पक्षी हैं, पौधे हैं और सूक्ष्म जीव जो हैं, जो छोटे छोटे हैं, उनकी भी रक्षा हो जाती है, सीधी सी बात है। अगर हम बाघ को बचाने के लिए बड़े वन क्षेत्रों को यहाँ पर या करें रिजर्व कर दे रहे, तो हमें छोटे छोटे जीव रहते हैं, कोई बच जाता है, आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार जो बाघ है ना, बाघ
वो छत्र प्रजाति के रूप में कार्य करता है। एक को ध्यान रखना, तो जो बाघ है वो छत्र प्रजाति मतलब कि जिसको बोलते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट होती है जिससे बाघ की जो स्पीसीज है वो बच रही है। और इसके अलावा बाघ जो है वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देता है। वन्य जीव पर्यटन आप समझते हो ना, जहाँ पे लोग वन्य जीव यानी कि जो वनों में रहने वाले जीव को देखने आते हैं, तो बाघ को भी देखने आते हैं लोग। तो बाघ जो है इस वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि वहां पे लोग आएंगे वनों में जीवों को देखने। तो क्या होगा भाई, लोग यहाँ से सामान भी तो खरीदेंगे, तो लोगों को रोजगार मिलता है, आय के अवसर मिलते हैं, कहने का मतलब ये है। और बाघ जो भारत की प्राकृतिक विरासत है और सांस्कृतिक पहचान भी है, ध्यान आपको रखना है, कल्चरली भी। और यहाँ पर अपनी भाई नेचुरली विरासत हमको मिली हुई है हमारे एंशिएंट टाइम से। ठीक है, आगे चलो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पर्यावरण आंदोलन ने जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भारत के अंदर जितने भी भाई पर्यावरण आंदोलन हुए हैं ना, तो उसने भाई जितनी बायोडाइवर्सिटी हमारे देश में है उनको बचाने में और पर्यावरण को बचाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, देखो, तो सारे ही जितने भी आंदोलन लगभग हुए हैं, मेनली क्वेश्चन के लेंथ के हिसाब से 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, तो उस हिसाब से हम इसका आंसर कर रहे होंगे। देखो, भारत जो है ना जैव विविधता से समृद्ध देश है। हमारे देश में अनेकता बहुत है, लोगों में भी और जानवरों में भी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जैव विविधता बहुत है, मतलब मल्टीपल तरीके के हमें जीव देखने को मिलते हैं, जहां से हमें अनेक प्रकार के वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जो कि जैव विविधता को ही शो करते हैं। और औद्योगिकरण, वनों की कटाई, खनन और विकास परियोजनाओं के कारण जो है पर्यावरण और जो ये जैव विविधता है ना, इसको बहुत नुकसान पहुंचता है ना, गंभीर खतरे स्टार्ट हो गए हैं इसके लिए। तो ऐसे में बहुत सारे आंदोलन का भी जन्म हुआ है, जो भाई क्या है, औद्योगिकरण, वनों की कटाई वगैरह को रोकते भी हैं। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। तो इन चुनौतियों के विरुद्ध जो है ना अलग अलग पर्यावरण आंदोलन भाई स्टार्ट हुए हैं, जो कि भाई जन जागरूकता मतलब लोगों के मन में अवेयरनेस बढ़ाने का काम करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, अब जो पर्यावरण आंदोलन हुए उनकी क्या भूमिका रही है। जैसे कि अपना भाई चिपको आंदोलन है, बता चुका हूँ, उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, वनों की कटाई को रोकना है। ग्रामीण लोग और महिलाएं यहाँ पर शामिल हुई थी इसके अंदर, पेड़ों से चिपक कर यहाँ पर बचाव किया गया था। और प्रभाव क्या हुआ था भाई, वन संरक्षण के प्रति जागरूकता आई थी लोगों के अंदर, वन कटाई पर नियंत्रण हो गया था और पर्यावरण आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान मिली थी। मतलब राष्ट्रीय लेवल पर जो है आपको इस चिपको आंदोलन फैल चुका था। ये पहला आंदोलन है। देखो किस प्रकार से यहाँ पर बचाव देखने को मिल रहा है वन्य जीवों का, पर्यावरण का, ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे मोहन घाटी आंदोलन बता चुका हूँ आपको, केरल में स्टार्ट हुआ था। जो जल विद्युत परियोजना लाई गई थी मोहन घाटी में, इसको रोकना था। बहुत सारे पर्यावरणविद और स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए थे। जन आंदोलन हुआ और जागरूकता अभियान चलाए गए थे मोहन घाटी आंदोलन के में। प्रभाव क्या हुआ, जो कि मेन है ना, मेन क्या प्रभाव पड़ा, इससे आपको एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। जो परियोजना है ये रद्द हो गई थी, आपको ध्यान रखना है। मोहन घाटी जो है ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गया था, मैंने पीछे भी बताया आपको। और जो दुर्लभ वनस्पति है, मतलब जो वैसे बहुत कम वनस्पति वहां पर देखने को मिलती है, और जो जीव जंतु है ना वहां पर, उनका बचाव वहां पर किया जाने लगा इस आंदोलन के बाद। आगे चले, अगला अपना भाई अपिक्को आंदोलन। देन हम बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन की। तो अपिक्को आंदोलन जो है कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था, जो कि चिपको आंदोलन से बिल्कुल क्या था, इंस्पायर था, प्रेरित था। ठीक है, अब जो उद्देश्य क्या था भाई इस अपिक्को आंदोलन का, वनों की रक्षा करना है भाई, वृक्षारोपण करना है मतलब पेड़ों को लगाना है, और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। ठीक है भाई, तो इसलिए जो है ये अपिक्को आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था, जो कि सेम ऐसे ही उससे प्रेरित, चिपको आंदोलन से प्रेरित था। यहाँ पर भी लोग जो है चिपक कर जो है इसकी रक्षा कर रहे थे परियोजनाओं से। मेन कार्य क्या था भाई, वन को बचाना है, वृक्षारोपण करना है, संसाधनों की रक्षा करने, बता चुका हूँ। आ जाओ नर्मदा बचाओ आंदोलन पे। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये किस विषय पर है, बड़े बांध जो बन रहे थे ना भाई उसको रोकना है। इसी कारण जो है पर्यावरण का नुकसान देखने को मिल रहा था और लोगों को विस्थापन की समस्या देखने को मिल रही थी। मतलब कि लोग जो है उनको एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो बांध बनाए जा रहे थे, है ना। उद्देश्य क्या था, जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है और जो विस्थापन है ना, उन मुद्दों को उजागर करना, ताकि लोग देखे जो दूसरे जगह पे बैठे हुए हैं ये कैसे
जो एक जगह पे कोई विकास करने वाली परियोजना लाई जाती है वहां पे लोग किस तरीके से अफेक्ट होते हैं, है ना। तो उजागर करना था ये। भूमिका क्या रही इसकी भाई, पर्यावरणीय जागरूकता फैली, मतलब लोगों के अंदर जो है एनवायरमेंट को लेकर भाई अवेयरनेस आई, जन भागीदारी बढ़ी भाई, लोगों ने खुलकर पार्टिसिपेट करा, सपोर्ट दिखाया अपना, और विरोध और मजबूत हो गया भाई, ये ध्यान रखना है आपको। परिणाम क्या देखने को मिला हमें, सतत विकास और पर्यावरणीय न्याय की अवधारणा को बल मिला कि हाँ एनवायरमेंट को बचाने का भी क्या होता है, जस्टिस होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्या है अपना नर्मदा बचाओ आंदोलन है, क्योंकि आपको यही लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब ये तो बता दिया मैंने पर्यावरण आंदोलन जो हुए हैं। अब जैव विविधता संरक्षण में योगदान, जितने भी पीछे मैंने आपको आंदोलन बताए हैं, तो बायोडायवर्सिटी को बचाने में इनका क्या योगदान है, ध्यान से सुनना। वनों और वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा मिला भाई, ठीक है, जितने भी वन है ना, और जो अपने वन्य जीव जो वनों में रह रहे हैं उनको बचाने को बहुत क्या मिला, बढ़ावा मिला। अब हर कोई बचाने के बारे में बात करता है, और जितनी भी भाई पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं हैं उनके प्रति जन जागरूकता बढ़ गई। सरकार ने भाई बहुत सारी नई पर्यावरण को लेकर नीतियां बनाई, समझ रहे हो आप, मतलब इन आंदोलन से प्रेरणा मिली तो बहुत सारी नीतियां बनाई भी है, जो मैंने आपको पीछे बताई भी है ना। और राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन मिला। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है और जो संरक्षित क्षेत्र है जहां पर उस क्षेत्र को बचाव में कंसीडर करा गया, भाई यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ना शिकार होगा ना कुछ नहीं होगा, ना ही वहां पर लोग एंट्री कर पाएंगे, तो इनके विकास को और प्रोत्साहन मिला। और जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी भागीदारी बढ़ी, जिससे ये बचाव का जो प्रयास है अधिक प्रभावी रहा। समझ रहे हो आप, ये आपको ध्यान रखना है। तो बायोडायवर्सिटी को बचाने में ये योगदान रहा है इन आंदोलन का। इसी के साथ आपकी जो ये वीडियो फिनिश होती है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।